संतों की मांग थी, गौ प्रेमियों की मांग थी, गौ सेवकों की मांग थी कि गायों को प्रदेश में महाराष्ट्र की तर्ज पर राजमाता का दर्जा मिले। बात तो सम्मान देने की ही थी। सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। अपमानजनक शब्दावलियों का इस्तेमाल बैन कर दिया गया है। मतलब यह कि सड़कों पर भटकती गायों को अब आवारा नहीं कहा जाएगा। इसकी जगह निराश्रित या बेसहारा शब्द का उपयोग करना होगा। सरकारी पत्रावलियों में भी ये ख्याल रखने के निर्देश है। राजमाता का दर्जा तो अब भी नहीं दिया गया है, पर भाषाई सम्मान के इस आदेश के बाद कुछ सवाल हैं जो उठते हैं और पूछे जाने चाहिए। आज पंचतंत्र में इसी पर बहस करूंगा मैं, स्वप्निल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता वीरेंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज मेरे साथ हैं और श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के सीईओ आलोक सिंघल जी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। वीरेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये आदेश इतना तो साफ कर रहा है कि हमने राज्यमाता का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन क्या इस आदेश को मैं ऐसा समझूं कि ये राज्यमाता के दर्जे की ओर जा रहा है? देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी एक ही सूत्र पे काम करती है और वह सूत्र है धर्मार्थ काम फलाय राज्याय नमः। जो धर्म अर्थ काम के फल को पूर्ण करता है उस राज्य को नमस्कार है। तो उसी सूत्र पे कार्य करते हुए हमने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में हमारी गौ माता का जो प्रमुख स्थान है उसी को ध्यान रखते हुए और इस प्रकार का कार्य किया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को गौ माता का दर्जा दिया, उसी प्रकार राजस्थान में भी उसके ऊपर कार्य चल रहा है और निसंदेह जल्दी वह भी पूर्ण हो जाएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, दो शब्द, आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। दो शब्द हैं, एक है निराश्रित, जिसको हम स्वावलंबी के तौर पर भी देख सकते हैं, खुद मुख्तार के तौर पर भी देख सकते हैं, या खुद में सक्षम के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन बेसहारा ये खुद मुख्तार नहीं है, इसमें कोई स्वावलंबी होना नहीं है, खुद में सक्षम होना नहीं है। ये अपमानजनक शब्द क्यों नहीं है जिसका इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है? बेसहारा भी तो अपमानजनक ही शब्द है, जिसका कोई सहारा ना हो। देखिए स्वप्निल जी, उसमें पत्र में कहा गया है कि निराश्रित गोवंश, और बेसिकली गोवंश तो पहले से हमारे यहाँ पे गोवंश को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी तारणहार है, वो हमारी नैया पार लगाने वाली है, वो तो सब दुखों को हरने वाली है। तो उसके लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग लेना, मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति और हमारे धर्म दोनों में ही नहीं है। वीरेंद्र भाई, सवाल ये नहीं है, जो भी कोई लेता है जी, सवाल ये नहीं है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि आवारा शब्द के स्थान पर निराश्रित ऑब्लिक बेसहारा, मतलब निराश्रित शब्द या बेसहारा शब्द का हम इस्तेमाल करें। मैं कह रहा हूं बेसहारा में भी तो अपमान है ना। जब हम बेसहारा बोलते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसका कोई सहारा नहीं है, सरकार के स्तर पर भी नहीं, सोसाइटी के स्तर पर भी नहीं। देखिए, ये उनके लिए प्रयोग में लिया गया है। जो कुछ गाय हैं जो गौशालाओं में है, कुछ है जो किसानों के यहाँ है, कुछ है जो परिवारों के यहाँ है, लेकिन कुछ ऐसी हैं अभी भी जो सड़क पे मिलेंगी और कहीं दूसरी जगह मिलेंगी, जिन्हें वास्तव में गौशाला की जरूरत है या किसी परिवार की जरूरत है जो उनका लालन पोषण करे। तो निसंदेह आने वाले समय में यह भी, इसमें भी काफी कुछ बदलाव आपको नजर आएगा। और ऐसी गायें, हमें कोशिश है हमारे इन 5 वर्षों में कि इस प्रकार का गोवंश कहीं भी ना मिले जो किसी गौशाला में ना हो या किसी परिवार या किसी किसान के पास ना हो। तो राजस्थान सरकार उस ओर भी कार्य कर रही है। ये गायों की स्थितियों या गायों की परिस्थितियों को बदलने का आदेश नहीं है, ये सिर्फ शब्दों को बदलने का आदेश है। देखिए स्वप्निल जी, शब्द के माध्यम से ही आगे का जो स्वरूप है वो भी परिवर्तन होगा, लेकिन पहले नीतियां बनाई जाती है, उसके बाद कार्य किए जाते हैं। बेसहारा शब्द क्यों जाने दे रहे हैं? सम्मानजनक, जब हम सम्मान पे ही आ रहे हैं, तो जिस सम्मान की जगह हम जा रहे हैं कि कम से कम एक मेंटेलिटी तो लोगों की दूर करे। क्या है स्वप्निल जी, आप देखिए कि 2013 से पहले, छोटी सी बात, छोटा सा विषय पूर्ण कर लूं, छोटा सा विषय पूर्ण कर लूं। बोल लीजिए। 2014 से पहले हमारे यहाँ पे स्वच्छता को बड़े ही गलत तरीके से देखा जाता था कि हम स्वच्छता अपनाएं नहीं अपनाएं, सफाई करें नहीं करें। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया, पूरे देश ने उसे अपनाया है
ठीक इसी प्रकार का एक ये है परिवर्तन है, पर उसमें निश्चित रूप से राजस्थान का आने भी वाले नंबर वन समय में आ आम नहीं पाया। व्यक्ति भी इसे बड़ी अपनाएगा। बड़ी विचारणीय प्रश्न है कि राजस्थान उसके बाद भी अब आएगा राजस्थान ना, का कोई क्योंकि शहर 5 कभी साल में नंबर वन हो कांग्रेस नहीं ने तो पाया। कभी ध्यान नहीं दिया सफाई पे, हाँ। कांग्रेस ने तो कभी सफाई पे ध्यान नहीं दिया, अब लाएंगे नंबर नहीं, 1 आप पर। लोग भी तो सत्ता में मौका रहे मिला हैं। है, लेकिन जनता ने मौका दो दिया है। सेकंड आलोक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं अब एक सवाल पर जरूर जवाब चाहता हूं। वीरेंद्र जी देखिए, आप लोगों ने कहा है कि आवारा शब्द का उपयोग अनुचित और अपमानजनक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बेसहारा शब्द का उपयोग अनुचित और अपमानजनक नहीं है? वीरेंद्र जी। इसमें जी जी, जी। इसमें उन्होंने दिया था, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गोवंश को आवारा न कहकर निराश्रित बेसहारा गोवंश के रूप में अरे तो भाई, संदर्भित बेसहारा में संबोधित कौन किया सा जाना सम्मान है वीरेंद्र जी? यही तो वांछनीय पूछ रहा है। हूं मैं आपसे। बेसहारा में कौन सा सम्मान है? वो भी तो अनुचित है और अपमानजनक है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, दोबारा कह रहा हूं कि जो गाय गौशाला में नहीं है, या फिर किसी परिवार के पास नहीं है, या फिर किसान के पास नहीं है, उनके लिए निराश्रित या बेसहारा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। आलोक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। आलोक जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो कहिए ही, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस आदेश से क्या गायों की स्थितियां या परिस्थितियां बदलती आपको महसूस हो रही हैं? जय गो माता, जय गोपाल। सर्वप्रथम दीपावली की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सर। स्वप्निल जी, ऐसा है, हाँ। हम अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो उस दिशा में आगे बढ़ने का कुछ मानसिकता और भाव हमारा बनेगा। आवारा शब्द अपने आप में अपमानजनक शब्द है, इसमें कतई संदेह नहीं है। और श्री गोदाम महातीर्थ पथड़ा के द्वारा जब भी कोई आयोजन होता है, उसमें कहीं पर भी हम लोगों ने आवारा शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया, निराश्रित शब्द का प्रयोग ही किया। आपकी एक बात से मैं थोड़ा सहमत हूं कि बेसहारा शब्द भी कोई बहुत सम्मानजनक शब्द नहीं है। हाँ। इसमें हम जोराराम जी से भी निवेदन करेंगे, हमारे अच्छे से परिचित भी हैं और गोमाता के खूब अच्छे भक्त हैं। उनसे कहेंगे कि साहब, आप ये बेसहारा शब्द को भी इस आदेश से अगर हटा सकते हैं तो गोमाता के लिए और बेहतर होगा। वीरेंद्र जी का भाव ये था कि गाय किसी के सहारे पर नहीं है, सब गाय के सहारे पर हैं। भाव तो अच्छा है, पर शब्द में थोड़ी सी दिक्कत है। ये बेसहारा शब्द तो सुधरना चाहिए इस आदेश से। ये पहली विषय थी। दूसरा, जब हमने गाय के लिए गाय को बिना सहारे का जब माना है, तो गाय को बिना सहारे स्वावलंबी बनाना भी है। अभी हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय ने अनुदान में 10% की बढ़ोतरी की है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। और अभी वर्तमान में एक गौवंश के लालन पालन में लगभग 100 रुपए प्रतिदिन की राशि की आवश्यकता रहती है। यह अनुदान की राशि शीघ्र सरकार और बढ़ाए, ताकि गौशालाओं में जो 2013 में 3 लाख गौवंश था, आज 14 लाख तक पहुंच चुका है, ये 50 लाख तक भी हो सके। ये पहला विषय है। दूसरा एक और विषय है, नंदीशालाओं की स्वीकृतियां बजट के कारण कुछ समय के लिए रोकी गई थी, उसमें सुधार की बात को ध्यान में रखते हुए तो ब्लॉक स्तर पर नंदीशालाओं की स्वीकृतियां शीघ्र दी जाए। आज एक उसमें अच्छा संशोधन 2 दिन पूर्व और सरकार ने किया है। पहले ये था कि नंदीशाला का आधारभूत ढांचा तैयार होने के बाद में गौवंश के लिए अनुदान शुरू होगा। उसमें सुधार करते हुए स्वीकृति के दिन से ही अगर कोई गौशाला अगर नंदी रखना चाहेगी तो उसका अनुदान देना प्रारंभ कर देंगे। ये आदेश भी हुआ है, उसके लिए भी धन्यवाद। और नंदीशालाओं की स्वीकृतियां शीघ्र दी जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर जो गौशालाएं बनाने का विषय है, उसको भी यथाशीघ्र लागू किया जाए। लेकिन आलोक भाई, जहां तक मेरी जानकारी है कि जिस अनुदान की हम बात कर रहे हैं और जिसका हम सभी ने दिल खोलकर स्वागत किया, उस अनुदान का इंतजार भी अभी बहुत से लोग कर रहे हैं। मतलब वो रूटीन में टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। पिछले वर्ष अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का विकलांग गोवंश का जो अनुदान है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, उन 5 महीने की जो अनुदान की राशि है, वो भी कई जगह पर बाकी है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीने के अनुदान की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में भी बिल भी लिए नहीं गए हैं। मैं यहाँ ये बात विशेष रूप से जोड़ना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार गौमाता के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखती है, तो अनुदान की प्रक्रिया को समयबद्ध करे। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रति माह वहां पर बिल लिए जाते हैं और प्रति माह वहां पेमेंट किया जाता है। मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भी हम एक बहुत बड़ा गो अभ्यारण्य, कामधेनु गो अभ्यारण्य साझा, हाँ, जहां पर लगभग 6000 गोवंश है, हाँ। 1400 एकड़ में बनाया हुआ है। सरकार ने बनाने के बाद एमओयू करके गोदाम पथगड़ा को हस्तांतरित किया है। वहां पर भी मासिक अनुदान मिल रहा है। हाँ। अगर ये मासिक अनुदान की प्रक्रिया अगर लागू हो जाती है तो मैं समझता हूं कि गौशालाओं ठीक है, में गोवंश के मैं धारण वापस अगर इस में- आदेश की कॉपी पर आऊं, अगर तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पौरुष भारद्वाज के पास में जाऊंगा। शरद टाक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, स्वागत कर रहा हूं मैं। देखिए शरद क्या जी है, का बहुत-बहुत स्वागत है। अनुचित और अपमानजनक शब्द हटाया गया है। आगे ये लिखा है कि जो नए शब्द इस्तेमाल होंगे उससे संवेदनशीलता, सम्मान और करुणा सामने आएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अभी भी बीफ जैसा शब्द मौजूद है, उसमें फिर कौन सा सम्मान रह जाता है? अभी भी अगर गाय सड़कों पर विचरण कर रही है, चारे के लिए भटक रही है, कई बार तो जो दूसरे पशु होते हैं उन वो भी गायों के ऊपर हमला बोल देते हैं, जैसे गली के कुत्ते हों या दूसरे हों। तो फिर उसमें करुणा कहाँ है, उसमें संवेदनशीलता कहाँ है? गायों को अपनी तरफ बढ़ते देख आसपास के लोग कभी कभी एक आध लाठी चला देते हैं, उसमें करुणा कहाँ है, उसमें संवेदनशीलता कहाँ है? पौरुष भाई, इस आदेश का कितना स्वागत करते हैं आप? देखिए स्वप्निल भाई, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि एक कहावत होती थी कि कथनी और करनी में अंतर, परंतु मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नई कहावत बना दी कि कथनी और करनी विपरीत। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शब्दों के कोई मायने नहीं होते जब तक कि वो प्रायोगिक तौर पर उनको चरितार्थ नहीं किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का यदि हम पुराना चरित्र उठा के देखें तो इनके लिए गाय कहीं तो मम्मी होती है, कहीं इनके लिए यम्मी हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में इनके नेता जो है वहां पे चुनाव में भाषण देते समय एक अच्छी क्वालिटी का बीफ उपलब्ध कराने की बात करते हैं, और यहाँ पर ये गौ माता के ऊपर बड़े बड़े ये लोग जो है लेक्चर झाड़ते हैं। देखिए बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 इनके राज्य बनता है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो बीफ कंपनियों से चंदे की जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब एक फेरिस्त खुली थी, उसमें 250 करोड़ रुपए का चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी इकलौती एक पार्टी थी कि जिसने बीफ कंपनियों से इसने चंदा खाया। देखिए अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक बहुत बड़ी त्रुटि की ओर। हमारी सरकार में और इनकी सरकार में प्रायोगिक तौर पर क्या फर्क रहता है? हम लोग गाय माता के नाम पर कभी राजनीति नहीं करते। आपको एक घटना की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका कि 13 फरवरी 2021 की घटना है। 12 जिले के नाडोती स्थित जो एक वहां पे एक गौवंश का ट्रक भर के जा रहा था, जो उसको गौकसी के लिए ले जाया जा रहा था। हमारी सरकार की, हमारी पुलिस ने उसको पकड़ा, हमने उस पर कार्रवाई करी और हमने तत्काल सभी मुलजिमान के खिलाफ चालान पेश करे। उसका आज क्या देखिए उसके बाद नहीं, मैं बताना, मैं उसको औचित्य बताना चाहूंगा, मैं उसको औचित्य बताना चाहूंगा स्वप्निल भाई, एक मिनट मेरी पूरी बात होने दें। मैं देखिए उसके बाद कहना चाहूंगा हमने उनको जेल भेजा। उसके बाद में क्या होता है कि वो लोग हाईकोर्ट जाते हैं जमानत के लिए, हमने उनकी वहां भी जमानत नहीं होने दी। उसके बाद वो लोग अभी 4 या 5 दिन पहले की घटना है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी जमानत हो गई। पता है आपको क्यों जमानत हो गई स्वप्निल? पता है आपको इसका कारण? जमानत इसलिए हो गई कि राजस्थान सरकार ने उनकी जमानत का विरोध करने के लिए वहां पे कोई एडवोकेट खड़ा नहीं किया। आप चाहेंगे तो मैं भाई वीरेंद्र जी को, आपको और गोयल साहब को, तमाम पैनलिस्ट को आदेश की कॉपी उपलब्ध करवा सकता हूं। तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नाम 2 सेकंड, क्या मैंने सही सुना? नहीं 2 मिनट पौरुष भाई, क्या मैंने सही सुना? आप ये कह रहे हैं कि एक गौ तस्कर को जमानत सुप्रीम कोर्ट से इसलिए मिली क्योंकि राजस्थान से कोई वकील वहां पर उपलब्ध नहीं करवाया गया? निश्चित तौर पे स्वप्निल भाई 21 अक्टूबर की बात है। 21 अक्टूबर को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आदेश की कॉपी मेरे पास मौजूद है, आप चाहेंगे मैं आपको भिजवा दूंगा। उसमें साफ लिखा हुआ है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, उसके बाद शरद के पास जाऊंगा। वीरेंद्र जी, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं सम्मान की, हम बात कर रहे हैं करुणा की, संवेदनशीलता की, और गौ तस्कर अगर राजस्थान सरकार ने वकील ही नहीं भेजा, छूट जाए, तो फिर ये सारी बातें तो किसी काम की ही नहीं रह जाती हैं जो हम अभी बैठकर कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, पहली बात तो जो पौरुष जी ने कहा है वो अगर अपनी बातों को सही कर ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस सरकार में ऐसा, कांग्रेस सरकार में ऐसा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में लंपी बीमारी के दौरान गायों की किस प्रकार निस्तंस हत्याएं हुई थी वो देखा है हमने। दूसरा विषय जो ये कह रहे थे गोवंश के बीफ के ऊपर, भैया आपके प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका में पूरी बात पौरुष भाई प्लीज झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। बीच में नहीं, 2 मिनट रुक जाइए पौरुष भाई। नहीं पौरुष भाई, आपको मैं रोक रहा हूँ प्लीज। हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम मुद्दे पर आने की कोशिश करेंगे। हाँ वीरेंद्र जी, मैंने उनको रोक दिया। करना चाहें तो कर लीजिए। वीरेंद्र जी
वीरेन जी, गायों के मैंने नाम उनको पे रोक सिर्फ दिया, राजनीति कांग्रेस ही मैंने उनको रोक दिया, मैंने उनको रोक दिया, मैंने उनको रोक दिया। पौरुष भाई रुक जाइए प्लीज, पौरुष भाई रुक जाइए, फिर सवाल नहीं हो पाएगा। वीरेन जी, अरे 2 मिनट भाई, अच्छा आप दोनों रुक जाइए, मैं आप दोनों शरद डाक के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं 2 मिनट, पौरुष भाई प्लीज, देखिए स्वप्निल जी, आपको रुकना पड़ेगा। नहीं स्वप्निल जी, ये पौरुष भाई आपको रुकना पड़ेगा। वीरेन जी, झूठ पे झूठ बोल रहे थे, वीरेन जी, मैं वीरेन कुछ जी, नहीं बोला हूं। वीरेन जी, अगर इसी प्रकार की वीरेन डिबेट जी मेरी बात तो सुनिए, फिर वीरेन जी इसी सवाल ये तरीके नहीं से है, बहस हो जाने दीजिए। वीरेन जी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप दोनों राजस्थान पूरी- सरकार ने, पूरा विषय जब तक नहीं सुनेंगे, तो आप मेरे बात का जवाब दीजिए जब ना। तक नहीं सुनेंगे, अच्छा मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा। तो मैं शरद कह रहा हूं डाक, ना, बीच में क्यों शरद बोल डाक, रहे हैं? ठीक है, मैंने इनके बीच में तो नहीं बोला कुछ ठीक है, भी। ठीक है, ये मैंने विषय को कहां से कहां अरे लेके मैंने जा उनको रहे हैं, रोक मैं तो दिया। कुछ वीरेन नहीं भाई अब बोला। आप भी रुक जाएं, मैं आगे आऊंगा और आपसे वही हाँ, तो सवाल पूरी बात पूछूंगा जो इस सुनिएगा बार आपने। पूछा है। अब मेरी पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद नहीं, बोलिएगा पर जो आप भी सवाल बोलना पे आ है। जाएं तो बेहतर होगा। सवाल ये था मैं कि क्या पूरे सुप्रीम सवाल पे कोर्ट आऊंगा, में पूर्ण राजस्थान सवाल पे सरकार ने आऊंगा। वकील नहीं पूरा भेजा? सवाल पे आऊंगा, आप समझिए उस विषय को, पूरा सवाल पे आऊंगा। हाँ बोलिए। जी देखिए, हाँ पहला विषय लंपी के दौरान पूरे राजस्थान के हर किसान ने देखा हाँ, आपने बोल राजस्थान दिया। की सरकार ने किस प्रकार निशंस हत्या ठीक है। करवाने में कार्य वीरेन किया। भाई बोल दिया आपने दूसरा ये। विषय इनके पूरा विषय आने दीजिए हाँ, स्वप्निल जी। हाँ। दूसरा विषय, इनके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका में बीफ ऑर्डर किया था। ये हाँ। मेरे मित्र पौरुष जी को पता नहीं अभी तक, हाँ। उन्हें पता हो तो आप पता कर लीजिए। अच्छा। तीसरा नहीं, विषय सुन लीजिए पौरुष जी, कि आपने जो भ्रष्टाचार किया था ना अपने शासन के अंतिम वर्ष में गौवंश के नाम पर, मैं पूरी हम यहाँ से हम इसलिए भटक रहे हैं। नहीं नहीं 2 मिनट, अब मैं आपको रोक, ठीक है मैं अब आपको इसलिए रोक रहा हूँ, हम यहाँ से इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि आज का विषय है नहीं, बीफ आज का विषय नहीं है। पौरुष भाई आई एम वेरी सॉरी, बीफ आज का विषय नहीं है और मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है। शरण डाक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गायों को सम्मान कैसे मिलेगा? नहीं नहीं 2 मिनट, इस तरह की सियासत से सम्मान नहीं मिलता भाई। 2 मिनट रुक जाइए आप दोनों को, आप दोनों को रुकना होगा प्लीज, आप दोनों रुक जाइए प्लीज। कपिल जी पहले पूरा हमारे विषय द्वारा सुन लीजिए। वीरेन भाई 2 मिनट रुक जाइए। वहाँ पे खड़ा नहीं किया। पौरुष भाई आपको भी रुकना होगा। कांग्रेस अरे दोनों को म्यूट कर दीजिए भाई, पीसीआर थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए। शरण डाक, सवाल आपसे है, गायों की क्या स्थितियां हैं सड़कों पर? उसमें कहां करुणा है, उसमें कहां संवेदनशीलता है? एक बार बताइए शरण डाक, आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि सड़कों पर तो आप ही घूमते हैं। बोले शरद। सब्जेक्ट पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। बात है गौ माता के, बात सब्जेक्ट पर आनी चाहिए क्योंकि उसकी बात चल रही है, गौ माता के सम्मान की बात चल रही है। Exactly. राज्य सरकार ने जो फैसला किया है, निराश्रित गोवंश का नाम लेना चाहिए, तो ये स्वागत योग्य है। बल्कि देश के बाद हालांकि इंप्लीमेंट खूब होंगे। राज्य सरकार अगर इस मामले में इनकी चिंता करे तो खूब सुधार की आवश्यकता है। पहले बात तो इतने सालों बाद एक प्रयास हुआ है, वो भी स्वागत योग्य है। निराश्रित गोवंश आज सड़क पर है तो उसके लिए चिंता का विषय है, हमें इसके लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें इस बात का, जैसे कि हमारा बोल देते हैं कि आवाज़ तो हमारा कैसे हो गए, लोग गौ माता का दूध निकाल के सड़क पर छोड़ देते हैं, हमारा उनके घर वाले हुए गौ माता हमारा कैसे। तो बात यह है कि निराश्रित गोवंश क्या, तो एक सामान्य तौर पर स्वागत योग्य है तो उसे स्वागत के तौर पर लेना भी चाहिए। और बात सरकारों के लिए चाहिए, अपनी अपनी सरकारें अपने लेवल पर जो भी निर्णय लेती है वो सरकारें ये करती है। आज निर्णय की जा रही है कि गौ माता का नाम जिस तरीके से हमारा पे लेते थे इस तरीके से, तो वो एक गलत बात की। निराश्रित गोवंश एक सही शब्द है और अगर इसमें भी तब्दीली की जाए। हाँ नहीं, लेकिन शरद भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, शायद आलोक जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर आलोक जी एक भी गाय सड़क पर घूम रही है तो फिर उसमें सम्मान कहाँ रह गया? उसमें सम्मान कहाँ रह गया? आप मैं कह रहा हूँ अगर आप आवारा भी बोल लें तो भाषाई स्तर पे तो वो बहुत निम्न स्तर है, लेकिन अगर एक भी गाय सड़क पर है तो उसमें सम्मान रह कहाँ गया? दूसरा, राजनीतिक बहसें तो बहुत हो सकती हैं। अब पौरुष भारद्वाज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गौ तस्कर जमानत ले जाता है क्योंकि राजस्थान सरकार वकील नहीं भेजती। वीरेन जी बोल रहे हैं कि लंपी के वक्त गायों की हत्या कांग्रेस ने कर दी। इस सियासत में भी सम्मान नहीं है गायों के लिए। गायों को कहां समझता है ये सब? आलोक जी आप ही से हैं। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जैसा मैंने बताया कि अनुदान की राशि को बढ़ाया जाए, ब्लॉक स्तर पर नंदीशालाएं, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं की स्थापना की जाए और मासिक अनुदान का वितरण हो और एक प्रभावी मॉनिटरिंग हो, ताकि अभी जैसलमेर के अंदर कुछ गौशालाओं की गलत बात सामने आई, हाँ वैसा नहीं। हाँ
गोमाता की जो राशि है और गोमाता के प्रति जो भाव है वो एकदम 100% गोमाता तक पहुंच सके। दूसरा, मैंने एक बार पिछली डिबेट में भी आपसे निवेदन किया था, वो एक बार पुनः निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि गांव में नरेगा के आधार पर, नरेगा की मजदूरी से खाद इकट्ठी करवाई जाए, गोबर इकट्ठा करवाया जाए और नरेगा की सामग्री मद से जो राशि होती है उससे उस खाद को तैयार करवाया जाए और गांव में किसानों को उनकी भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर निःशुल्क वो खाद दी जाए। बिल्कुल। तो गांव की खेती सुधर जाएगी, गांव का गोवंश जो बिना दूध वाला गोवंश है गांव का गांव में पालन होने लग जाएगा और लोगों को अच्छी मजदूरी मिलेगी, अच्छा काम होगा। कि जो नालियों के नाम पर और मिट्टी हटाने के नाम पर जो बिना कुछ काम किए राशि सरकार को देनी पड़ रही है वो व्यवस्थित रूप से काम में आ जाएगी। बिल्कुल। मैं गौशालाओं में जो खाली है, आलोक जी मैं एक चीज गौशाला में जो आलोक जी एक चीज मैं जोड़ उनको भी नरेगा के से जोड़ करके उनकी मजदूरी का भुगतान उससे कर दिया जाए, गौशालाओं पर कुछ आर्थिक भार कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं एक चीज इसमें ऐड कर देता हूं कि मैं कुछ एग्जीबिशंस में गया, कुछ एक्सपोज में गया, मैंने वहां पर देखा कि गाय के गोबर से बनने वाले पेपर, गाय के गोबर से बनने वाले लोबान, गाय के गोबर से बनने वाले धूप, क्या जबरदस्त बिक्री होती है। आप इन गौशालाओं का इंडस्ट्रियल यूज क्यों नहीं निकाल सकते? इसमें एक से बढ़कर एक चीजें हो सकती हैं। मैं आलोक भाई आपके पास और आऊंगा, लेकिन उससे पहले पौरुष भाई देखिए, आरोप अपनी तरफ है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। लाखों सजेशंस हैं। अब मैं कहूं अनुदान की राशि आपके सरकार के वक्त से लटकी हुई है, तो आपको सुन के अच्छा लगेगा क्या? फैक्ट तो यही है। पर देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गोवंश के संरक्षण के लिए, गोवंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या किया गया वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। देखिए, सबसे पहले गौपालन विभाग का गठन हमारी सरकार के समय में हुआ और अभी आलोक जी नंदियों के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और मेरी बात से आलोक जी भी सहमति दर्शाएंगे कि गौशालाओं के अंदर यदि कोई व्यक्ति नंदियों को रखता है तो उनके लिए जो है चारे की जो प्रावधान होता है, जो उसको हमने हमारे द्वारा 12 महीने का जो है वो अनुदान दिया गया। देखिए, उसके अलावा गौशाला को दी जाने वाली राशि की प्रक्रिया को सरल और सुगमी पारदर्शी बनाने के लिए जो है उसको ऑनलाइन की प्रक्रिया वो हमारी सरकार के द्वारा की गई। इनके जो गौशालाओं का जो भरण पोषण के हेतु पात्रता की शर्त में संशोधन हमारे द्वारा 2 संशोधन किए गए, जिसमें पहले पंजीयन के 2 वर्ष पुरानी शर्त होती थी, उसका 1 वर्ष पुरानी गौशाला के पंजीयन का हमने प्रावधान किया उस समय। और उसके अलावा देखिए, पहले 200 गोवंश होने अनिवार्य होते थे सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए, उसको बढ़ा करके इसके बाद हम सड़कों पर गाय देख रहे हैं, तो अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। बिजली के बारे में देखा जाए तो गौशालाओं में खर्च होने वाली बिजली का आधा बिल सरकार ने वहन किया। उसके अलावा मैं आपको रोक रहा हूं, नहीं, मैं आपको अपनी पीठ नहीं थपथपाने दूंगा। मैं इस डिबेट में किसी को भी अपनी पीठ खुद थपथपाने का मौका नहीं देने वाला हूं। मैं वीरेंद्र जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए वीरेंद्र जी, क्या है कि मैं भी नाम गिना सकता हूं कि कमल के बैकग्राउंड से आने वाले कौन कौन से चेहरे खुलेआम ये कह चुके हैं कि हम बीफ खाते हैं, इसलिए हम उस मसले को अलग कर देते हैं। रही बात लंपी की, लंपी किस राज्य से हमारे राज्य में प्रवेश करता है ये भी हम जानते हैं, तो अभी फिलहाल हम लंपी को भी साइड में रख देते हैं। तीसरा जो आरोप विपक्ष ने लगाया था वो बहुत गंभीर है। अगर गौ तस्कर जमानत पर छूट जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वकील नहीं भेज पाए, तो इसमें हमें फिर एक बार दोबारा शुरुआत से चिंतन की जरूरत है। वीरेंद्र भाई देखिए स्वप्निल जी, विषय पूरा होने दीजिएगा। पहला विषय इन्होंने कहा कि वहां लॉयर नहीं था और राजनीतिकरण जिस प्रकार कांग्रेस ने किया उपचुनाव को देखते हुए, वहां वकील इन्हीं का था, ये इन्होंने उनको भेजा ही नहीं क्योंकि इनके द्वारा नियुक्त वकील था। दूसरा विषय आप समझिए, जो विषय स्वप्निल जी पूरा विषय सुनिए, उसके बाद आप कुछ बोलिए, उसके बाद आप कुछ बोलिए। पहले पूरा विषय स्वप्निल जी, मैं जब बीच में नहीं बोलता हूँ, तो बीच में क्यों बोलते हैं? अरे वीरेंद्र जी, मैं आपसे बात कर पूरी बात सुनिए और मेरी भी पूरी बात होने दीजिए आप। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आदेश तो ये 4-5 दिन पुराना बता रहे हैं, तब कांग्रेस थोड़ी ना वकील भेजती। माननीय स्वप्निल जी, मैं वही कह रहा हूं कि इन्हीं के द्वारा नियुक्त वकील था, जो अभी प्रोसेस में राज्य सरकार उस वकील को भी परिवर्तन कर रही है। तो इन्होंने इतनी गंदी राजनीति गाय के नाम पे ये करते हैं, जनता के सामने है। फिर आप लोग लड़ने लगेंगे भाई, फिर आप लोग लड़ने लगेंगे। नहीं प्लीज एक बार फिर म्यूट। शरद, जो वकील है वो एक बार फिर म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है शरद। स्वप्निल जी, जो वकील है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, पहला विषय। दूसरा विषय स्वप्निल जी, भाई 2 मिनट आप दोनों चुप हो जाइए ना भाई, आज का डिबेट का टॉपिक ही नहीं है। पीसीआर प्लीज कंट्रोल। शरद क्या बोल रहे हैं आप? शरद क्या बोल रहे हैं आप? शरद क्या बोल रहे हैं आप? आपने हाथ उठाया कुछ बोलने के लिए।
स्वप्निल बात ये है कि अभी आपने कहा था कि मतलब कि जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि गौ माता सड़क पे क्यों है, हाँ। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए। हमारे समाज की तरफ से मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अलग अलग जगहों से सरकार को इसके लिए एक मैराथन बैठक करते हुए तमाम देश में जो गो सेवा को लेकर काम करने वाली नीतियों को इकट्ठा करते हुए सरकारी नुमाइंदे जो भी है एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए, सभी एक जिले में किया जाए, ठीक है। सभी को एक गौ माता रखने का एक योजना बनाई जाए, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहिए वो गौ माता रखे उसका पालन करें, ठीक है। ताकि एक इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आगामी सालों में, और गौ माता को रखने का कल्चर है, पुरानी जमाने का कल्चर वो भी स्थापित होगा। रहने से ठीक है। आलोक जी दरअसल कुछ जोड़ना चाह रहे थे। शरद, मैं बताना चाहता हूं कि आलोक जी भी दरअसल कुछ जोड़ना चाह रहे थे जब मैंने बात की थी कि इंडस्ट्रियल एक बैकग्राउंड बनाया जा सकता है जो कि बहुत बड़े स्तर पर, उसके लिए विजन चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट साइड ले जाऊंगा तो फिर वो विजन कम से कम जनता के बीच नहीं जा पाएगा। इसलिए आलोक जी आप जो कहना चाहते थे आप कह दें, उसके बाद मैं डिबेट क्लोज करूंगा। मैं आपको निवेदन करूं स्वप्निल जी, गोदाम मातृ पथड़ा के माध्यम से 1998 से 26 प्रकार की पंचगव्य की औषधियां बनवाई जा रही है। अभी गोबर से दीपक, धूपबत्ती, लोबान, गोबर कंडे, उन सब का निर्माण भी लगातार हो रहा है। गौ दूध से दूध, दही, घी, लस्सी, छाछ, इनको भी गोमाता के नाम से तैयार किया जा रहा है। हम लोगों ने जब 2009 में डेयरी प्रारंभ की थी, तभी स्थिति थी कि कोई भी डेयरी गाय के उत्पाद को मार्केट में देने के लिए तैयार नहीं थी। आज अमूल और बनास जैसी बड़ी डेयरियों को भी देशी गाय के दूध पर 5 रुपए लीटर, 4 रुपए लीटर प्रीमियम रेट देनी पड़ रही है। ये गोदाम मातृ पथड़ा के प्रधान संरक्षक हमारे परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी सिद्धार्थ टंडन जी महाराज जी का जो इनिशिएटिव था उसी का परिणाम है। अब दूसरा विषय यह है कि मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस सरकार का 2013 में अनुदान प्रारंभ किया, विकलांग गोवंश को 12 महीने अनुदान दिया। आभार व्यक्त करता हूं वसुंधरा जी की सरकार का, उन्होंने अनुदान को 3 महीने से 6 महीने किया। आभार व्यक्त करता हूं वापिस सरकार का, कांग्रेस सरकार का, उन्होंने नंदीशालों की स्वीकृति दी, अनुदान को 2 महीने किया। उन्हें आभार व्यक्त करता हूं बीजेपी सरकार का, उन्होंने अनुदान को 10% बढ़ाया। सभी का आभार है। ये गाय न कांग्रेस की है न बीजेपी की है, गाय हम सबकी है। ठीक है, आपने भी किया है, आपने भी किया है। ठीक है। जो कमियां रही है उनको मिलकर के पूरी करें और आगे कैसे बढ़े कि राजस्थान में एक भी गाय सड़क पर नहीं हो, ये हमारा एकमात्र। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मैं यहीं पर इस डिबेट को खत्म करूंगा। आई एम वेरी सॉरी वीरेंद्र जी और पौरुष भाई, मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।